हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो तिरंगा सीरीज़ का पार्ट नंबर 16 और पार्ट नंबर 17 जो करवाया गया था, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है, और कुमार गौरव सर के द्वारा अपनी क्लासेस में जो भी पॉइंट लिखवाए जाते हैं उन सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पर नोट करता हूँ और उन्हीं पॉइंट्स से मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर बहुत ही कम समय में पूरी क्लास का रिवीजन बहुत ही कम समय में कर सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से आपकी समय की भी बचत होगी और अच्छे से अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, क्योंकि ये जो क्लास है आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास नहीं करते हैं तो मैं उसकी भी आपको रिवीजन करवाता हूं। सुबह 6 बजे डेली क्या किया जाता है, करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया जाता है। अगर आप लोग उन क्लासेस को आज तक अभी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप डेली बेसिस पर भी उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, इसमें कुछ आपके सामने पादप हार्मोन्स लिखे हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, देखो पादप हार्मोन से सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हार्मोन हैं। ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन और एब्सिसिक हार्मोन। ये जो चारों हार्मोन हैं कौन से हार्मोन हैं, प्लांट हार्मोन्स हैं, यानी कि पादप हार्मोन्स हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि पादप हार्मोन होंगे और चौथा ऑप्शंस या कोई ऑप्शन एक ऐसा होगा जो पादप हार्मोन नहीं होगा, कोई और हार्मोन होगा। और वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है। तो अगर आप लोग ये 4 हार्मोन याद रख लेते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है। तो ये पादप हार्मोन आपको चारों याद रख लेने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि फलों को पकाने में कौन से हार्मोन को प्रयुक्त किया जाता है। फलों को पकाने में कौन से हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है एथिलीन हार्मोन। और पादपों के लिए जो वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, ये होता है एब्सिसिक हार्मोन। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रख लेने हैं। उसके बाद में यहाँ पर 2 नाम लिखे हुए हैं, एक नाम लिखा हुआ है जाइलम और एक नाम लिखा हुआ है फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये एक प्रकार के ऊतक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऊतक हैं, तब आपको बता देना है कि ये पादप ऊतक हैं। अब ये किसी ना किसी चीज़ में मदद करते होंगे। तो जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पौधों में जल का जो संवहन होता है वह कौन से ऊतक के माध्यम से होता है, तो ये होता है जाइलम ऊतक के माध्यम से। जड़ों के द्वारा क्या किया जाता है, जड़ों के माध्यम से जाइलम ऊतक के द्वारा पूरे पौधे के भाग में जल का संवहन किया जाता है और ये जो संवहन होता है ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि पौधों में भोज्य पदार्थों का संवहन कौन से ऊतक के माध्यम से होता है, तो ये होता है फ्लोएम ऊतक के माध्यम से। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तब आपको बता देना है कि जो मास्टर ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अब बात करेंगे पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये जो तीनों हार्मोन हैं किससे स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछा जा सकता है, दुग्ध निर्माण हार्मोन कौन सा होता है। दुग्ध निर्माण जो हार्मोन होता है कौन सा हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन या प्रसव पीड़ा के दौरान जो उत्पन्न स्रावित होने वाला जो हार्मोन है कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट है यहाँ पर वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है इसकी कमी से क्या होता है, बार बार मूत्र को त्याग करना पड़ता है और इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ से आपको थोड़ा सा याद रख लेने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे रक्त के बारे में। तो रक्त के बारे में कुछ यहाँ पर 4-5 पॉइंट लिख रखे हैं, इन सबको हम लोग देखने वाले हैं।
तो पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तब आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 का मतलब है कि ये क्या होगा, हल्का क्षारीय होगा। क्योंकि 7 पर क्या होता है, 7 पर कोई भी चीज़ उदासीन होती है और 7 से कम होने पर क्या होती है, वह अम्लीय हो जाती है। और 7 से जितना ज़्यादा मान होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। 7 से जितना ज़्यादा कम वही होगा अम्लीय, और 7 से जितना ज़्यादा अधिक वही होगा क्षारीय। यानी कि जैसे कि आप हम लोग पढ़ते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, दुर्बल अम्ल और क्या होता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। इसी प्रकार से क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। तो दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार किस प्रकार से पहचानते हैं, उनके पीएच मान के अकॉर्डिंग उनको पहचाना जाता है। उसके बाद में रक्त के बारे में दूसरा पॉइंट लिखा है कि रक्त एक प्रकार का ऊतक है, और यहाँ से पूछा जाता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो आपको बता देना है कि रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। तीसरा पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी। तब आपको बताना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। सर्वग्राही का मतलब है ऐसे रक्त समूह वाला व्यक्ति जो सभी प्रकार के रक्त समूह को ले सकता है, उसे कहते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। ग्राही है मतलब ये ले रहा है, तो लेने वाला किस में जाएगा, प्लस वाले में। दाता है मतलब ये देने वाला है, तो देने वाला किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। और यहाँ से पूछा जाता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वदाता जो रक्त समूह है ये ओ निगेटिव है। सर्वदाता का मतलब है कि ये सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ये अपना रक्त दे सकता है, फिर वो चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण आनुवांशिक रोग। सबसे पहला रोग दिया गया है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। कलर ब्लाइंडनेस कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। पटाऊ सिंड्रोम कैसा रोग है, पटाऊ सिंड्रोम जो है ये आनुवांशिक रोग है। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से 3 ऑप्शन ये वाले हो सकते हैं और एक चौथा ऑप्शन कोई भी हो सकता है। और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये पता है कि हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, कलर ब्लाइंडनेस आनुवांशिक रोग है और पटाऊ सिंड्रोम आनुवांशिक रोग है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। अब बात करेंगे हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसमें जो आरजीबी कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, इनमें जो व्यक्ति विभेद नहीं कर पाता है उसको क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। पटाऊ सिंड्रोम कैसे होता है, जो पटाऊ सिंड्रोम है ये 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। किससे होता है, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। इसी प्रकार से एक सिंड्रोम होता है डाउन सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम होता है ये किसकी ट्रायोसोमी से होता है, तो ये होता है 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। पटाऊ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी के कारण होता है और डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। उसके बाद में देखो कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस में कंफ्यूज नहीं होना है। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये आनुवांशिक रोग है और जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये जो होता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला ये रोग है और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, रेटिनॉल होता है। नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर है, आपको ये ज़रूर याद रखना है। उसके बाद में दिया गया है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर का प्रयोग किस प्रदूषण को रोकने में किया जाता है, तो इसका जो है प्रयोग ध्वनि प्रदूषण को रोकने में किया जाता है। मान लीजिए कि ये एक हाईवे है और इसके किनारे क्या लगाए गए हैं, इसके किनारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, ग्रीन मफलर कहा जाता है। और ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये जो ध्वनि को क्या कर लेते हैं, ध्वनि को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण से कम हो जाता है। उसके बाद में दिया गया है शैवाल और जो कवक हैं ये इनका सहजीवन क्या कहलाता है, शैवाल और कवक का सहजीवन क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। और ये जो लाइकेन होता है किसका सूचक होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। ये किस प्रकार से सूचक होता है, देखो जहाँ पर लाइकेन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती होगी वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वायु प्रदूषण कम है, और जहाँ पर लाइकेन की मात्रा कम है वहाँ पर हम कहेंगे कि वायु प्रदूषण बहुत अधिक है। तो इस तरीके से क्या कहा जाता है कि जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण का सूचक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था वर्ष 1972 यानी कि 1972 में।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में लाया गया था? तो ये 1986 में लाया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और इसी के बाद में ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? 1973 में। तो ये चारों डेट आपको यहाँ से याद रखनी है। तो दोस्तों अभी तक हमने तिरंगा सीरीज का 16 नंबर पार्ट कर लिया है। अब हम देखेंगे तिरंगा सीरीज का पार्ट नंबर 17। तो इसमें दिया गया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है ये पारसेक है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या फिर कह सकते हैं कि 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। तो ये जो डाटा दिया गया है ये आपको जरूर याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में दिया गया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है। पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तब आपको बता देना है कि जो प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। यहाँ पर गलती क्या हो जाती है? गलती यहाँ पर ये हो जाती है कि लोग वर्ष को देखकर क्या समझ लेते हैं? वर्ष को देखकर समझ लेते हैं कि ये टाइम का मात्रक होगा, लेकिन ये टाइम का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उनके एसआई मात्रक दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और इसको स्मॉल m से लिखा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, और इसको स्मॉल kg से लिखते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है, और इसको स्मॉल s से लिखा जाता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, केल्विन को कैपिटल K से निरूपित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को कैपिटल A से निरूपित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ का परिमाण जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मोल, इसको MOL से लिखा जाता है। तो ये 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक हैं, ये जरूर आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम होता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग दिए गए हैं, जैसे न्यूटन के पहले नियम का अनुप्रयोग यहाँ पर दिया गया है कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो यह न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है, और न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से थोड़ा सा याद रख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना तथा रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है, और न्यूटन के तीसरा जो नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का दूसरा नियम जो है ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और बल क्या होता है? बल होता है F बराबर ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। F बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और अगर दूसरा मात्रक पूछा जाएगा कि बल का एक मात्रक और बताइए, तब आपको बता देना है, देखो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तब आप लोग बता सकते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। उसके बाद में दिया गया है कि कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो ये जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अपकेंद्रीय बल को इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। वाट किसका मात्रक है? वाट जो है ये पावर का मात्रक होता है, यानी कि शक्ति का मात्रक होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g का मान कितना होता है? स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन है कि कैपिटल G का मान क्या होता है, जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसका मान क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हम बात करेंगे स्मॉल g की, तो स्मॉल g के मान में परिवर्तन किस तरीके से हमको देखने को मिलता है? जैसे इस लाइन को हम पृथ्वी की सतह माने, और पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाएंगे तो g के मान में परिवर्तन क्या होगा? g का मान कम होगा। और पृथ्वी की सतह से अगर हम नीचे आएंगे तो g का मान क्या होगा? g का मान कम होगा। ये जो स्मॉल g है इसका मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो अधिकतम इसका मान होता है ध्रुवों पर।
स्मॉल जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होगा? स्मॉल जी का मान जो सर्वाधिक होता है ये ध्रुवों पर होता है। ये पॉइंट भी थोड़ा सा आपको यहाँ से याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए थे? तो ये जो नियम है केपलर के द्वारा दिए गए थे। कितने नियम दिए गए थे? 3 नियम दिए गए थे। अब उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण उपकरण दिए गए हैं और उनका कार्य। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तब आपको बताना है माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तब आपको बता देना है लाउड स्पीकर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत जनित्र या फिर डायनमो कह सकते हैं। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जो भी प्रकाश देने वाली चीज़ें हैं वो क्या करती हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भूस्थायी कक्षा जो है वह कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? तो आपको बताना है कि भूस्थायी जो कक्षा है ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। और वायुमंडलीय दाब जो किससे मापते हैं? वायुमंडलीय जो दाब है इसको बैरोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जल का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? तो ये जो है केशिकत्व का उदाहरण है। पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है या कम हो जाता है? तब आपको बताना है कि पानी में तेल छिड़कने पर जो उसका पृष्ठ तनाव है ये कम हो जाता है और जो भी मच्छर के लार्वा होते हैं वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर दिया गया है कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है। किसका? गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ये सर्वाधिक स्वादिष्ट लगता है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अल्फा, बीटा और गामा में भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? तो इसमें सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा की, सबसे अधिक गामा की, उससे कम बीटा की और सबसे कम अल्फा की। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। अपश्रव्य जो तरंग होती हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है? इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। और जो श्रव्य तरंगे होते हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में क्या होती है? श्रव्य तरंगे होती हैं। और पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और यहाँ पर जो ऐसी तरंगे हैं जिनको हम सुन सकते हैं वो केवल हैं श्रव्य तरंगे। ना तो हम इनको सुन सकते हैं और ना ही इनको सुन सकते हैं, हम केवल सुन सकते हैं श्रव्य तरंगों को। उसके बाद में दिया गया है कि जो चमगादड़ होता है वह कौन सी तरंगों का उत्सर्जन करता है? तो ये जो है पराश्रव्य तरंगों का उत्सर्जन करता है। पराश्रव्य तरंगों को इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये वर्ड भी आपको यहाँ से थोड़ा याद रखना है। चमगादड़ की बात करेंगे तो चमगादड़ को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है? चमगादड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भ्रूण की जांच करने में, गुर्दा में बनने वाली पथरी की जांच करने में और दूध में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तब आपको बता देना है कि इसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वायु में जो ध्वनि की चाल होती है कितनी होती है? तो लूसेंट में जो यहाँ पर दिया गया है 332 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, लेकिन सर के द्वारा जो है उन्होंने 343 मीटर प्रति सेकंड बताया है। अब आप लोग बताना कि इसमें से आप किसको सबसे अच्छा मानना चाहेंगे कि ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अगर हम बात करेंगे ध्वनि की चाल की तो ध्वनि की चाल जो सर्वाधिक होती है किसमें होती है? ध्वनि की चाल जो सर्वाधिक होती है ये ठोस में होती है। किसमें होती है? ठोस में होती है। और अगर पूछेंगे कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है तो निर्वात में ध्वनि की चाल होती है 0, क्योंकि जो ध्वनि होती है इसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। अगर हम बात करेंगे ध्वनि की चाल की तो ध्वनि की चाल में परिवर्तन किस तरीके से हमको देखने को मिलता है? अगर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ जाता है तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? परम शून्य ताप जो है ये 0 केल्विन को कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड को भी परम शून्य ताप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ये है प्लाज्मा। हवा यौगिक है या मिश्रण? तो हवा एक मिश्रण है, क्योंकि जो यौगिक होता है, यौगिक बनाने के लिए अगर किसी चीज़ को हमें मिलाना है तो उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाना होता है। निश्चित अनुपात में मिलाना होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को मिला रहे हैं 2:1, तो इसमें हमको पता है कि किसी चीज़ को हमने 2:1 में मिलाया है, तो इसको हम कहते हैं यौगिक। लेकिन मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में क्या होता है, किसी किन्हीं भी 2-3 चीज़ों को उठाया और ऐसे ही उनको मिक्स कर दिया, कोई भी उनका रेशियो नहीं है कि कौन सी किसकी कितनी मात्रा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। लेकिन जो यौगिक होता है, इसमें जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, यानी कि ये उदासीन होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नाभिक में धनावेश होगा, ये बात किसने बताई थी? तो ये बताया था रदरफोर्ड ने। और परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। द्रव्यमान संख्या को कैसे निकाला जाता है? तो द्रव्यमान संख्या को अगर हमको निकालना है तो न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 जो है, इसका उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। अगर बात करेंगे जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। के नियंत्रण में कौन से समस्थानिक का उपयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। थायराइड ग्रंथि के उपचार में कौन से समस्थानिक का उपयोग करते हैं? आयोडीन 131 का। और आयोडीन की जो कमी से होने वाला रोग है, कौन सा रोग है? घेंघा रोग है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो इसका आधार है द्रव्यमान संख्या, यानी कि ए। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रतिपादित की थी? मोजले ने। और इनकी आवर्त सारणी का आधार क्या था? इनकी आवर्त सारणी का आधार है परमाणु क्रमांक, यानी कि जिसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये डॉबे राइनर ने किया था, और इन्होंने केवल 3 ही त्रिक दिए थे। कितने त्रिक दिए थे? 3 ही त्रिक दिए थे। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स ने। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है और वर्ग की संख्या कितनी है? तो आवर्त की संख्या है 7 और वर्ग की संख्या है 18। इस प्रकार से जो लाइनें हमको देखने को मिलती हैं आवर्त सारणी में, उनको हम कहते हैं आवर्त। और ये जो स्तंभ के रूप में लाइनें हमको देखने को मिलती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वर्ग या समूह। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। एक्वारेजिया को अम्ल राज भी कहते हैं, और ये जो है कौन कौन से अम्ल का मिश्रण होता है? तब आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या होता है? एक्वारेजिया होता है। और इनका एक अनुपात भी होता है। अनुपात इनका कितना होता है? 3:1। और ये जो एक्वारेजिया है, इसको रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला सूत्र है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। रासायनिक नाम पूछेगा तो बता देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, और रासायनिक नाम पूछेगा तो बता देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो MgOH का होल ट्वाइस। रासायनिक नाम पूछेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक प्रकार का एंटा एसिड है। क्या है? एक प्रकार का ये एंटा एसिड भी है। ये भी थोड़ा सा यहाँ से आप लोगों को याद रख लेना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि खाने का जो सोडा होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है NaHCO3, और रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, और रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, और रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी सोरेनसन ने। पीएच पैमाना जो है ये 0 से लेकर 14 तक होता है और बीच में 7 होता है। 7 का मतलब है उदासीन, और 7 के अगर जितना ज़्यादा हम इधर बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, अम्लीयता बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा 7 के इधर बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ती जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5 से लेकर 5.5 तक होता है। एल्कीन में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या का अनुपात क्या होता है, 1:2 होता है। किस प्रकार से होता है इसको हम नीचे समझने वाले हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अगर इसमें हम ये 2 कम कर देंगे तो ये बचेगा CnH2n, तब हो जाएगा एल्कीन का सूत्र। और इसमें भी अगर हम 2 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा एल्काइन का सूत्र, यानी कि CnH2n-2। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n+2 होता है, और कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात होता है 1:4। एल्कीन में जो कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, 1:2 होता है। उसके बाद में दिया गया है ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो ब्यूटेन के लिए n का मान कितना होगा, 4 होगा, और n का मान कितना होगा, 4 होगा, और जब इसमें हम 4 रखेंगे तो h कितने आएंगे, h आएंगे 10, तो हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए, 10। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्राकृतिक जो रबर है ये किसका बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबर के वल्कनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, सल्फर का उपयोग किया जाता है। सल्फर को गंधक भी कहते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, तो ये की जाती है ऑक्टेन नंबर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसमें मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है, और मीथेन गैस को हम क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। आर्द्रभूमि से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। जुगाली करने वाले मवेशी कौन सी गैस छोड़ते हैं, मीथेन गैस छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एलपीजी और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का मुख्य घटक पूछेगा तो ब्यूटेन और प्रोपेन बताएंगे, और सीएनजी का मुख्य घटक पूछेगा तो क्या बताएंगे, मीथेन बताएंगे। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था, तो इसमें सल्फर मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एथिलीन हार्मोन का भी किया जाता है, एसिटिलीन गैस का भी किया जाता है, और कैल्शियम कार्बाइड का भी किया जाता है। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से अपना सही आंसर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण कौन सी गैस है, तो ये है CFC। CFC को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसको फ्रेऑन भी कहा जाता है। ये जो फ्रेऑन गैस है फ्रीज AC में पाई जाती है। और ओजोन छिद्र जो है पहली बार किसने देखा था, ये देखा था फॉरमैन ने। किसने देखा था, फॉरमैन ने। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है, तब आपको बता देना है कि इसमें सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ कोयले के प्रकार दिए गए हैं। कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। ये किसके प्रकार हैं, ये जो है कोयले के प्रकार हैं। और सर्वश्रेष्ठ कोयले का प्रकार कौन सा है, एंथ्रेसाइट है। उसके बाद में दिया गया है प्रोड्यूसर गैस और जल गैस का सूत्र क्या है, तो CO+N2 प्रोड्यूसर गैस होती है। जल गैस होती है CO+H2। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है, ऑस्मियम है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो कुछ धातु दिए गए हैं और उनके अयस्क। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। जिंक का अयस्क क्या है, कैलेमाइन। लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। कॉपर का अयस्क है कॉपर पायराइट। लेड का अयस्क है गैलेना। और यूरेनियम का अयस्क क्या है, पिचब्लेंड। तो ये सभी अयस्क के नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में दिया गया है कि जिप्सम में जल के कितने अणु निकालने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो 3/2 अणु अगर हम निकाल देंगे जल के तो हमें क्या प्राप्त होगा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O होता है। और POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O इसका सूत्र होता है। उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी होती हैं, सोना और प्लेटिनम, यानी कि इनका संक्षारण नहीं होता है। जिन धातुओं का संक्षारण नहीं होता है उनको हम कहते हैं उत्कृष्ट धातुएं।
उसके बाद में दिया गया है कि हीटर की जो कुंडली होती है वह कौन से तार से बनाई जाती है, तो ये नाइक्रोम तार की बनी हुई होती है। फ्यूज तार किससे बना होता है, सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। उसके बाद में दिया गया है कि कृत्रिम वर्षा में किसका यूज किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। चुनाव में जो अंगुली पर स्याही लगाई जाती है वह स्याही किसकी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की होती है। श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, क्विक सिल्वर पारा यानी कि Hg को कहा जाता है। और सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, सफ़ेद सोना कहते हैं प्लेटिनम को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नीला थोथा को तूतिया भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। चूहा मारने की दवा कौन सी होती है, जिंक फॉस्फाइड। मोनोजाइट मिट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है, थोरियम पाई जाती है। और मोनोजाइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यह केरल में पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। लाल दवा का सूत्र क्या होता है, KMnO4 होता है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। उसके बाद में दिया गया है कि जर्मन सिल्वर जो है यह एक मिश्र धातु है, किससे किसके मिलकर बनी होती है, कॉपर जिंक और निकेल से मिलकर बनी होती है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है, तो जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें सिल्वर नहीं पाई जाती है। आप नाम में चाहे तो सिल्वर देख रहे होंगे लेकिन इसमें सिल्वर पाई नहीं जाती है। उसके बाद में दिया गया है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं, अल्टीमीटर से। हवा की गति को किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से मापते हैं। समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है, तो इसको मापा जाता है फेदोमीटर से। आर्द्रता को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। दूर स्थित वस्तुओं का ताप किससे मापते हैं, पायरोमीटर से। द्रवों की श्यानता किससे मापते हैं, विस्कोमीटर से मापते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुलर ने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया था, ये फैराडे ने दिया था। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, एक्स किरणों की खोज विलियम रॉन्टसन ने की थी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी, नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।